चलो बॉस, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारा कल का टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो हम अगेन उसी से आगे बढ़ेंगे और उसी के कुछ सम वगैरह हम लोग आज लगाएंगे, है ना। तो वो सम हमें लगाना है, वो सम आज हम लगाएंगे। पर उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा अपना एक रिवाइज ज़रूर से करेंगे ताकि हमें पता चले कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, रिवीजन जरूरी है भैया। हमेशा एक बात का ध्यान रखें स्टडी के टाइम पर कि जितना हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हमारा रिवाइज होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवाइज अगर होता है तो ज़्यादा बेटर है, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन का टाइम होना चाहिए हमेशा। ये बात का आप हमेशा ध्यान रखें, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन का टाइम होना चाहिए हमारा। चलिए ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कल हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस, हमारा टॉपिक था कल का, हमारा था टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का भी हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक है, ऊंचाई एवं दूरी। मतलब या तो हमें ऊंचाई निकालना रहती है इस टॉपिक में, या हमें दूरी निकालना रहती है। ये दो चीज़ें, या तो हमें हाइट निकालना है या हमें डिस्टेंस निकालना है। हाइट ऊंचाई, डिस्टेंस दूरी। तो या तो हमें हाइट निकालना है या हमें डिस्टेंस निकालना है, दो में से कोई एक चीज़ निकालना है। अब इसके लिए क्या होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जरिए ये चीज़ें सॉल्व होती है। जैसे अभी एक बहुत अच्छी चीज़ अभी आप देखें कि माउंट एवरेस्ट की जो है हाइट बढ़ गई है ना, 0.83 मीटर, है ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है। तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इंक्रीज हो गई है? तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के जरिए ही पता लगाया गया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे बढ़ी। क्योंकि अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर तो कोई मीटर ड्रॉप नहीं कर सकते थे, ये तो इम्पॉसिबल थॉट था कि कैसे चढ़े और कैसे मेजर करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या था कि ये सपोज यहाँ पर हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर, तो हम अर्थ सरफेस पे 2 पॉइंट ले सकते थे। लेकिन ये पॉसिबल था हमारे लिए कि हम अर्थ सरफेस पे 2 पॉइंट ले लेते, हमने ले लिए। ठीक है, और यहाँ हम एज्यूम कर सकते थे कि भाई ये हाइट क्या है और ये हाइट क्या है। ठीक है, फिर हम एंगल निकाल सकते थे, यहाँ पर हम एंगल निकाल सकते थे कि भैया यहाँ एंगल क्या बनेगा। तो सपोज हमने ये वाली हाइट ले ली, एक ये वाली हाइट थी, ऐसी हाइट थी, तो मानो कि ये वाली हाइट वो है, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट हमने यहाँ ले ली। यहाँ से हमने एंगल मेजर कर लिया इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हमने कंसिडर करा कि माउंट एवरेस्ट ऐसा ये हाइट होगी। कंसिडर करा, माना, सब एज्यूम करा हमने ऐसा कि जितनी हाइट इसकी, ये तो ले सकते हैं एरोप्लेन वगैरह से, वो बड़ी बड़ी तरीके से चीज़ों से किया जाता है। वो ऐसा कॉमन तरीके से नहीं होता है कि अपना एक छोटा सा स्केल लिया और हमने कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वो बराबर उसमें बहुत बड़ी चीज़ें होती है। एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन के जरिए फिर वो एक हाइट वहाँ पे देखी जाती है, फिर एक पॉइंट डिसाइड किया जाता है। ये पॉइंट हमने एक डिसाइड करा, तो एक पॉइंट हमने यहाँ डिसाइड कर लिया और ऐसा एज्यूम करा कि भाई माउंट एवरेस्ट इतनी हाइट का होगा। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ से लिया, ठीक है, तो डेफिनेटली ये तो 90 डिग्री हो ही गया ना, ये तो हमारा 90 डिग्री हो ही गया। अब हमें तो पता है कि ये एंगल कैसे निकालना है, तो हमें पता है कि भैया एक्चुअल में ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम जो होगा वो 1 कितना होगा, वो भी 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ यही चीज़ थी कि एक ऐसा ही पॉइंट इस तरफ भी, जैसा इस तरफ लिया वैसे ही पॉइंट एक इस तरफ भी लिया, ऐसी वाली बात है। और इसके जरिए फिर हमने इसकी हाइट निकालने की कोशिश करी, मतलब बेस और हाइट। तो हमें तो ये चाहिए था ना, और ये तो हाइपोटेनस हो ही चुका था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। ये एंगल हमें यहाँ से मिल ही चुका था, ये 90 डिग्री था। तो हम 2 एंगल निकाल कर, एक एंगल की वैल्यू हमारे पास थी, ये एंगल हम एज्यूम कर सकते थे या निकाल सकते थे, मेजर कर सकते थे, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पे था। ठीक है, तो एक हमें ऑलरेडी पता था, ये हम मेजर कर सकते थे, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक निकल गया ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। अरे तीनों एंगल का जो सम है वो हमारा 180 डिग्री है। एक एंगल मुझे पता है कि 90 डिग्री का है, एक अर्थ सरफेस पे जिसे मैं मेजर कर सकता था, वो कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया कि वो 30 डिग्री था। तो रेस्ट ऑफ द जो है निकालने के लिए, रेस्ट ऑफ द एंगल निकालने के लिए ये 120 हो गया एंगल सी, ये 180, 120 उधर जाकर माइनस हो गया, तो ये मेरा एंगल सी आ गया 60 डिग्री का। तो ये मेरा थर्ड एंगल मेरे को मिल गया, ये थर्ड एंगल। अब एंगल मिल जाएंगे तो फिर तो मेरे को निकालना ईजी है ना, हाइट निकालना ईजी है अगर मेरे पास एंगल है तो वही तो चीज़ थी कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट यही ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन था। मैंने आपको ये
हमारा सम नहीं है, हमारा टॉपिक से रिलेटेड, पर ये क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक एप्लीकेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे निकाली गई। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही निकाली गई। तो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही हम निकाल पाएंगे किसी चीज़ की हाइट और किसी चीज़ की डिस्टेंस, ठीक है। और उसके लिए हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास एक ही रेशो चाहिए हमें tan थीटा, मेनली हमारा जो है वो tan थीटा है, और 3 ही एंगल होंगे हमारे, एक होगा 45 डिग्री, एक होगा 30 डिग्री और एक होगा हमारा 60 डिग्री। तो 3 ही एंगल होंगे हमारे 45, 30 एंड 60 हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए। छोटी छोटी सी बातें हमने पढ़ी थी। इसमें एक छोटी सी चीज़ और हम समझने जाएंगे, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे आप उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये ऐसा होता है। तो 2 एंगल होते हैं हमारे, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण, ठीक है। इसको समझेंगे कहाँ बनेगा अवनमन और कहाँ बनेगा उन्नयन, एलिवेशन कैसे और डिप्रेशन कैसे, ठीक है। तो देखें ये हमारा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है तो फिक्स है ऑलवेज, ठीक है। एक होता है आप अर्थ सरफेस से खड़े होकर किसी की हाइट देखें, ठीक है। जब हाइट की बात आए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊंचाई की जब बात आ जाए, ऊपर देखने की जब बात आ जाए तो एंगल ऑफ कौन सा बनेगा, एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखने पे बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट वाली बात आ गई, मतलब क्या बात आ गई यहाँ पर, हाइट वाली बात। तो क्या है अपने पास 2 ही चीजें, हाइट और डिस्टेंस और हाइट। तो हाइट की बात है तो हाइट से रिलेटेड एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। क्योंकि इसमें डायग्राम ही सबसे, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो पहले होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आपको वो थ्योरी समझ में आई है तो आप डायग्राम बना पाओगे। तो जब वो एलिवेशन की बात कर रहा है तो आपको पता है कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हूँ, मतलब मेरी बात हाइट की चल रही है। किसकी चल रही है बात, हाइट की। अब जब मैं नीचे की तरफ देखूंगा, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ, इसको समझने के लिए अपन ऐसा, ये एरो आपको क्या बता रहा है कि आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ देख रहे हैं आप। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आपका उन्नयन कोण है, ठीक है। अब जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब आप किसी टावर पे खड़े हैं, किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, है ना, किसी हाइट पर हैं आप, अब हाइट पे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो वह एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा भैया। वो क्या कहलाएगा, वो अवनमन कोण कहलाएगा। कब कहलाएगा अवनमन कोण, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तब हमारा अवनमन कोण कहलाएगा, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो HIGHT, हाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हाइट से, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। अब आया समझ में, इसमें 2 एंगल की बात क्यों है, 2 एंगल की बात इसीलिए क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, एक है हाइट और एक है डिस्टेंस। तो इस पूरे चैप्टर की अगर अपन कहानी या सार को समझने जाए तो एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो एंगल है, एक है हाइट है और एक डिस्टेंस है। हाइट से रिलेटेड अगर एंगल की बात करें तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और डिस्टेंस से रिलेटेड अगर एंगल की बात करने जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ चलती है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज़ समझ में आई होगी आप सभी लोगों को बराबर से। आज हम थोड़े से सम लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने ग्रुप में छोड़े थे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आज अपन लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आप लोगों से बनते हैं या क्या होता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को जब हम बनाने जाएंगे तो एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हमने क्या करा था। हमने करा था यहाँ पर क्या पढ़ा था कल, कि अगर ऐसा वाला डायग्राम बनेगा तो डेफिनेट सी बात है इधर छोटा वाला एंगल होगा और इधर बड़ा वाला एंगल होगा। ये वाली वैल्यू हमारी 1 थी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारी 2 थी, और ये वैल्यू हमारी √3 थी। ये हमने कल पढ़ा था भैया। ये हमने कब पढ़ा था, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब आज की अगर हम बात को बढ़ाने जाए तो आज
भी हम उस चीज़ को देखेंगे। एक और देखा था हमने, ये तो 30-60 वाली बात हुई थी, है ना। अब इसी तरीके से अब हम देखने जाएंगे जो है वो 45 वाला भी था हमारा, एक 30 और 45 वाला। ये एंगल 30 डिग्री का और ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये तो √3 है, ठीक है। और ये जो पूरा होगा, ये वाला जो होगा वो 1 होगा। तो पीछे वाला हिस्सा जो होगा वो हमारा वो आ जाएगा हमारा √3 - 1, सॉरी ये 45 की वजह से ये भी 1 होगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा आएगा √3 - 1 और टोटल ये आएगा हमारा √3। अब जैसे इसको निकाला था कल हमने, वैसे हमने इसको भी निकाला है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है। क्या याद रखना है भैया, कि जब 30-60 वाला आए तो आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है। इसी से हमारी ट्रिक बनेगी। हम ट्रिक बेसिस पे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है कि सिचुएशन बेस पे ट्रिक लगती है ना। एक संदूक को अगर सरकाना है तो उसकी ट्रिक अलग होगी, और एक रोलर को अगर सरकाना है तो उसकी ट्रिक अलग होगी। क्यों? ऑब्जेक्ट बदल गए। एक रोलर है वो गोल है, सिलेंड्रिकल शेप में, और अगर एक संदूक है तो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में। तो शेप बदल गया तो अब उनके सरकाने की ट्रिक भी बदल जाएगी। तो सेम यहाँ पर सिचुएशन बदलेगी तो सवालों की ट्रिक बदलेगी, और जब सवालों की ट्रिक बदलेगी मतलब आपको सिचुएशंस को याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि एक प्रोसीजर जरूर से सिखाई जाती है, क्योंकि ट्रिक बाय चांस आप भूल गए, लेकिन प्रोसीजर जो होती है वो कॉमन होती है। इसलिए एक जो मेथड होती है वो जरूर से सिखाई जाती है सभी को, कि भाई मेथड सीख लो। मेथड जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, सभी जगह पे लगती है, तो मेथड यूनिवर्सल हो जाती है। और ट्रिक जो होती है वो सम बेसिस पर लगती है, ठीक है। वो आपको फिर उस ट्रिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एक जैसे बहुत लगाना पड़ेंगे, तब वो ट्रिक याद रहेगी। ट्रिक जो होती है जनरली छूट जाती है, दिमाग से स्लिप हो जाती है। इसकी वजह प्रोसेस को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर फिर भी मैं ट्रिक पे जोर दे रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ। कि बच्चा जनरली क्या चाहता है कि प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं उतना लंबा ना पढ़ के कुछ शॉर्ट मेरे को कुछ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हम दोनों चीज़ों पे कोशिश करेंगे, मेथड पे भी और ट्रिक्स पे भी काम करेंगे, हम दोनों चीज़ों पे काम करेंगे। चलिए, तो ये वाला डायग्राम है तो ऐसा है। इस वाले डायग्राम की बात आ गई, 30-45 हो गया, यहाँ 15 का डिफरेंस है एंगल में, यहाँ एंगल जस्ट डबल हो गया है। एक ऐसे याद रखें, 60 का 30 हो गया है। मैंने बताया था एक टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो एंगल बढ़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली इधर 90 होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस तरफ जब चलेंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। लेकिन जब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा, जब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु से दूर हटेंगे, तो एंगल की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी। एक टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा। जब टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और जब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा तो एंगल की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक। चलिए, अब यहाँ वाले पे अपन ने देखा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मतलब P/B है ना। tan थीटा अपने तो यही लग रहा था ना, मेनली इसमें tan थीटा ही लगने वाला है। tan थीटा क्या होता है? P/B, कल बताया था मैंने कि P/B, ठीक है। तो tan थीटा हमारा होता है P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज़ होती है। तो परपेंडिकुलर ये ना, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया हमारी? 1 होती है। तो PB 1 और BB 1, तो PB 1 और BB 1 आया समझ में? ये कैसे हुआ? tan 45 डिग्री की वैल्यू ये भी 1 और ये भी 1। लेकिन tan 30 डिग्री की अगर वैल्यू देखने जाऊँ तो क्या होती बेटा? वो कल निकाली थी हमने, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? वो निकाली थी 1/√3, ठीक है। तो ये √3 होगा ना, और ये 1 होगा, तो ये तो फिक्स है, पर ये पूरा √3 है और ये मेरा 1 है। समझ में आ रही बात? tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और 1, तो PB 1 BB 1, ठीक। और tan 30 की वैल्यू देखने गया तो 1/√3, तो P हो गया 1, तो पहले से 1 था, और ये √3, तो अब एंगल यहाँ बना, तो मतलब इस पूरी लाइन की लेंथ कितनी हो गई? √3 हो गई ना। इस पूरी लाइन की लेंथ कितनी हो गई? √3। और ये वाला हिस्सा मेरे पास ऑलरेडी है, और वो कितना है? 1, और ये मेरे को निकालना था। तो इस पूरे हिस्से में से ये हिस्सा माइनस कर दूँ तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ये होगा ना। अरे मेरा बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो ये होगा। आ रही बात समझ? तो इस पूरे में से ये माइनस करा तो रिमेनिंग पार्ट मेरा ये रहा, और वो रिमेनिंग पार्ट मेरा है √3 - 1, क्योंकि ये पूरा मेरा √3 था, उसमें से ये हटाया तो बचा हुआ ये हो गया, ठीक। तो इस वाले डायग्राम के लिए मेरे पास वैल्यू क्या निकल कर, क्या याद रखना पड़ेगा मेरे को? 1 1 और √3 - 1। और इस वाले में क्या याद रखना पड़ेगा? यहाँ √3, यहाँ 1 और यहाँ 2। कल और आज में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? कल मैंने यहाँ पे आपको क्या हुआ था कि 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए बात बदली थी। 30 डिग्री के लिए ये √3 था, देखो अभी आप 30 डिग्री के लिए ये √3 है,
कल और आज में डिफरेंस को देखना भैया, मैंने आपको पहले ही बोला पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति क्या करता है, पढ़ता जाता है, तो पीछे जो वो बोलते हैं ना आगे पाठ और पीछे सपाट, वो कहानी इसीलिए चलती है। तो आप रिवीजन का टाइम ज़्यादा रखें। मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूँ आपको, है ना, मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि कल मैंने क्या करा था, कल मैंने क्या करा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं है इसे, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे मेरे को पता नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपने कल का रिवाइज करा कि नहीं करा। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा, तो मैं वापस से रिकॉल करा रहा हूँ, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, कंज्यूम होगा भाई टाइम हमारा। ठीक, चलिए, तो ये वाली चीज, ये √3 हुआ ना, और उस कंडीशन में ये 1 हुआ। ठीक, 30 डिग्री के लिए। अब 60 डिग्री के लिए जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो कल मैंने क्या करा था, इनको इक्वल, ये वाली बात ये अलग अलग हो गई ना। कल मैंने बोला था खंबे की लंबाई में भले कितनी दूरी से भी देखूं, हाइट ऑफ द पोल क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी ना ऑलवेज। मैं उसके पास चले जाऊं तब भी पोल उतना ही, बिल्डिंग टावर सेम हाइट के ही रहेंगे। मैं उससे दूर हट जाऊं तब भी वो उतने ही रहेंगे, है ना, उनकी हाइट थोड़ी ना कम ज़्यादा होगी। लेकिन अब मैं जब यहाँ एंगल बदल रहा हूँ 30 डिग्री, तो इसकी हाइट कितनी आ रही, 1, और जब मैं 60 डिग्री ले रहा हूँ तो इसकी हाइट कितनी आ रही, √3। मतलब ये दोनों बदल रही है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ से देखूँ तब भी इसकी हाइट उतनी ही होना चाहिए, और मैं अगर यहाँ से देखूँ तब भी इसकी हाइट सेम ही होना चाहिए, इसकी हाइट में कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। लेकिन हाइट में वेरिएशन आ रहा है एंगल की, क्योंकि एंगल तो ये p/b, तो वैल्यू बदल रही, 30 डिग्री की 1/√3 और 60 डिग्री की वैल्यू √3/1, तो बात बदल रही है। अब देखो ना आप, ये p और ये b, ये p और ये b, ये p1, ये p √3, तो कैसे पॉसिबल है भाई। पास जाने पे किसी की हाइट मैंने देखा बढ़ गई, दूर जाने पे उसकी हाइट कम हो गई, वो मेरे देखने में फर्क पड़ा, मेरे विजन पे, लेकिन उस व्यक्ति की हाइट एक्चुअल में कम ज़्यादा हुई क्या, नहीं हुई। ऐसा तो होता है कि पास जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा हमको ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो एंगल की वजह से वेरिएशन, तो एंगल कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को मैं देखने जा रहा हूँ वो तो सेम हाइट का ही रहेगा। वो थोड़ी ना मेरे उसके पास जाने से वो मेरे से बड़ा हो गया या ऐसा कुछ हो गया, ऐसा थोड़ी ना। वो तो उसकी तो हाइट अगर 5 मीटर थी, तो मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ तब भी वो 5 मीटर ही है, और उसके करीब आके देख रहा हूँ तब भी उसकी एक्चुअल हाइट तो 5 मीटर ही है, पर यहाँ पर ये वेरिएशन आ रहा है। इस वेरिएशन को ठीक करने के लिए अपन ने यहाँ पर भी √3 से इंटू करा था, और यहाँ पर भी √3 से इंटू करा था, सेम करने के लिए। किसको, ये हाइट को सेम करने के लिए ये काम अपन ने कल करा था। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया था, 3, और ये इसमें इंटू हुआ तो √3, तो अब सेम हो गए दोनों। ये तो ऑलरेडी √3 था ही एक, लेकिन ये 1 था, तो मेरे को 30 के लिए भी क्या करना था, उसको √3 बनाना था। 60 के लिए तो वो √3 था, लेकिन मेरे को 30 के लिए भी उसे √3 बनाना था। ठीक है, तो इसलिए मैंने √3 का इंटू यहाँ भी करा, √3 का यहाँ भी, तो 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, और ये सेम हो गया। अब इसका 1 से इंटू होगा तो ये √3, अब दोनों सेम हो गए, सेम हाइट रहेगी, अब इसकी फिक्स रहेगी। भले यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँ, या यहाँ से भी आकर देखूँ, हाइट अब उसकी √3 रहेगी। ठीक है, ये 3 हो गई। उसमें से ये वाली हाइट तो मेरे को पता थी कि ये तो 1 है भैया, 30 हो तब भी ये 1 है, और 60 हो तब भी ये 1 ही है। तो ये तो, क्योंकि देखो ना आप भैया, ये तो 1 ही था ना मेरा नीचे का, जब अपन देखने जा रहे थे, तो मेरा बेस जो था वो तो 1 ही था ना। ठीक है, तो ये 1, अब टोटल 3 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ कितना होगा, 2 ही तो होगा। पूरी टोटल ये 3 हो गया था ना √3, तो 3 में से 1 माइनस करा तो कितना आया, 2 ही तो आया। कल हमने ये पढ़ा था, आज हमने ये पढ़ा। ठीक है, इसको मैंने कल वाले को रिवाइज करा, आज वाला एक नया बताया मैंने आपको, एक नई चीज़ बताई मैंने आज आपको कि अगर 45 डिग्री और 30 डिग्री हो तो इस तरीके का चेंज आएगा। और कल एक और चीज़ बताई थी मैंने, क्या बताई थी, कि अगर ये एंगल 45 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, और ये भी 45 डिग्री हो, इन दैट कंडीशन भैया परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ आर इक्वल, परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ आर इक्वल, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस सेम होगी बिकॉज ऑफ एंगल। क्या, 45 डिग्री का एंगल है, दैट इज वाई हाइट एंड डिस्टेंस बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों चीजें इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। कल इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने 9th की ज्योमेट्री से निकाल कर आपको बताई थी। 9th क्लास की ज्योमेट्री में एक ट्रिक, एक पॉइंट था, एक थ्योरम थी कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ये उतनी वाली बात से कि अगर ये एंगल 45 डिग्री दिया है, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगी। ऐसा था भैया, कल ये वाली बात थी हमारी, कल हमने ये करा था। चलिए
इसको याद रखेंगे अब आप, और इसको भी याद रखेंगे। तो हमारे को ये बना कैसे, अगर ये तो मैंने बनाकर बताया आपको, ऐसे आप ना भी ध्यान रखें तो चलेगा कि बनाने पर क्या और कैसा, ये नहीं भी ध्यान, आप तो डायरेक्ट उसको क्या याद रखें, डायरेक्ट डायग्राम से आप वैल्यूज़ को याद रखें, बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है ऐसा। जैसे इस वाले डायग्राम में आपको याद रखना है कि ये 1 है, ये 2 है और यहाँ √3 है मेरा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ √3 - 1 है, ठीक है। इतना सा याद रखना है आपने को। अब अगर हम सम लें, अगर सपोज हम सम लेते हैं, तो ये सवाल हमारा ऐसा है कि 125 मीटर हाइट की एक मीनार है, मतलब ये हमारी 125 मीटर की एक मीनार है। अब आप सोचेंगे सर आपने ये क्यों नहीं लेके ये ले लिया, मेरे को एंगल दिख रहा है सवाल में इसलिए, है ना। अभी जब मैं एंगल बोलूँगा तो आपको समझ में जाएगा कि ये डायग्राम लेना है कि ये डायग्राम लेना है। मैं एंगल बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को सवाल दिख रहा था, मेरे को एंगल पता था, ठीक है। 2 एंगल बोले, एक 45 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। कहाँ पर? ज़मीन पर, क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है और ये वर्टिकल लाइन कहलाती है हमारी। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्षैतिज रेखा पर उसने बोला, तो डेफिनेट सी बात है अर्थ सरफेस पे बनेंगे एंगल, तो ऊपर तो बनना नहीं, ठीक है। तो 45 डिग्री और 30 डिग्री के 2 एंगल बने। तब वो हमसे पूछ रहा है मीनार के एक ही ओर हैं, दोनों मीनार के एक ही साइड है, ठीक है, दोनों एक ही साइड है, हमारे डायग्राम सही है। इनके बीच की दूरी कितने मीटर होगी, मतलब कौन कौन से पॉइंट के बीच की, इसके बीच की दूरी कितने मीटर की होगी, ये बताना है हमें। बड़ा सिंपल सा आंसर आएगा, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कल हम क्या कर रहे थे, डिवाइड, और डिवाइड करके इसका इसका इंटू कर रहे थे कल, ठीक है। कल हम ऐसा कर रहे थे, 2 से डिवाइड करके जो आ रहा था यहाँ पे वैल्यू, उस वैल्यू की इससे इंटू कर रहे थे। आज हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इन दोनों का इंटू कर रहे हैं, आंसर खत्म। हमारा आंसर आ गया भैया 125 √3 - 1 मीटर, खत्म हो गया हमारा, सिंपल। इतना सा काम करना है। देखिए ट्रिक ये चीज़ होती है, ट्रिक से ये फायदे होते हैं, ठीक है। समझ में आया ट्रिक, हमारी बात समझ में आई। अगर हमको सिर्फ ये याद रखना है, इतनी सी बात हम ध्यान रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये निकालना है, ठीक है, इसका और इसका, ये हमारे को दी हुई थी, हमें ये निकालनी थी। तो ये ऑलरेडी फिक्स है, √3 - 1 है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल के बैठे हुए हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल रखा है, तो हमें पता है कि ये हमें √3 - 1 है, और ये वाली हाइट 125 उसने दी थी, गिवन थी। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे को भैया इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकल कर आ गई। अब आप बोलेंगे सर ये तो ऑलरेडी थी ना ये डिस्टेंस, तो √3 - 1। अरे मैंने बोला भाई साहब ये √3 - 1 थी, लेकिन ये कब थी, जब ये कुछ और था। अब ये बात बदल गई ना, अब ये हाइट 125 मीटर हो गई, मतलब ये हाइट बढ़ गई ना। तो जब ये हाइट बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है कि इसके बीच की डिस्टेंस भी तो बदलेगी, इसके बीच की डिस्टेंस भी तो बदलेगी, है। मैं ज़्यादा हाइट की चीज़ को देखने जाऊँगा तो मेरे को थोड़ा पीछे आगे तो होना पड़ेगा ना। तो वही वाली बात है भैया, जब ये √3 - 1 और 1 निकाला था मैंने, तब आपको पता है ना यहाँ पर क्या था, ठीक है। तब यहाँ पर क्या लिखा था, वो लिखी हुई बात थी, जैसे यहाँ ये √3 लिखी हुई है। तो ये, लेकिन अगर ये हाइट बढ़ेगी तो भैया इनमें फ़र्क, ये तो अपनी जगह है ना। तो ये बात ये वाली बदली है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या करेंगे, वेरी करेंगे। कैसे वेरी करेंगे, अगर ये चीज़ बदलेगी तो वेरी करेगा, ये चीज़ बदलेगी तो वेरी करेगा, है ना। ये एंगल तो फिक्स है, एंगल के लिए ये रिजल्ट √3 - 1 है। ये हाइट बदलेगी तो ये इसका इंटू होगा, ठीक है। तो हमारी ये हाइट बदली, इसलिए हमने इसका इंटू करा। कोई भी गलती से ये मत सोचिएगा कि ये रिजल्ट तो ऑलरेडी था, फिर अब आप कैसे बोल रहे हो कि इन दोनों के बीच की दूरी 125 √3 - 1 हो गई। ये क्वेश्चन अराइज होता है और आना चाहिए आपके दिमाग में। अगर नहीं आया तो मैं डाल रहा हूँ, मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि ये तो ऑलरेडी फिक्स था ना सर √3 - 1, और यही तो निकालने के लिए बोला है, तो ये तो ऑलरेडी था। अरे मैंने बोला भैया जब ये 10 मीटर की थी तो ये था, अब ये 10 से 20 मीटर की हो जाएगी तो फिर बात बदलेगी ना भैया, ये दूरी बदलेगी ना, ये दूरी बदलेगी। कब, जब ये हाइट बदलेगी। तो ये हाइट बदलकर अभी 125 मीटर हो गई, ठीक है। तो फिर ये दूरी क्या होगी, वो दूरी इतने टाइम्स होगी, क्योंकि इसका इंटू हो गया ना, इंटू हो गया मतलब टाइम्स, मतलब गुना, 5 गुना, 10 गुना, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ये हाइट जितने टाइम्स बढ़ेगी इतने इंटू हो जाएगा, मतलब इन दोनों का इंटू हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। इन दोनों का जब इंटू हो जाएगा उतना वो आंसर निकल कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम ऐसे ही।
ये इस टाइप के क्वेश्चन, अब आप कोई बुक आपके पास हो, कुछ हो, प्रैक्टिस के लिए कुछ हो, है ना, तो आप फिर ये कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, ये मैंने यहाँ से 125 मीटर हटा दिया। ठीक है, हमारा आंसर भी हो गया था, सवाल हमारा था, हमारे पास था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमने लगाया था। कल हमने जो बात करी थी वो इससे रिलेटेड करी थी, आज हमने इससे रिलेटेड बात करी है। आगे और देखते हैं हम, कुछ हमें मिल जाए कुछ अच्छा। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, वो अब अपन इससे रिलेटेड करते हैं, क्योंकि वो मेरे को तो दिखता है ना 60-30 दिख रहा है ना एंगल, मेरे को जैसे 60-30 दिखता है तो मैं इस पर आ जाता हूँ, मेरे को 45-30 दिखता है तो मैं इस डायग्राम पर आ जाता हूँ, है ना। मेरे को कैसे मालूम पड़ता है? एंगल से पता चलता है कि ये डायग्राम लेना है कि ये डायग्राम लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, मेरे को ये क्लियर रहता है कि कौन सा डायग्राम लेना है। चलिए, तो अब उसने क्या करा है कि 60-30 दिया हुआ है, मतलब ये आला है ना, 20√3 फीट की दूरी पर है। ठीक है, 20√3 की डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाली जो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो 20√3 है। ठीक है, तो मुझे निकालने के लिए क्या बोला है, फिर पेड़ की ऊंचाई निकाली। यहाँ उसने एक पेड़ बोल रखा है, मेरे को पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो अब पेड़ की ऊंचाई निकालना, तो मेरे को इसको डिवाइड, देखो यहाँ मैंने इंटू करा था, याद रखें, ये मैंने यहाँ इंटू करके निकाली थी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाली थी, ये तो दी थी उसने। अब यहाँ मेरे को वो ये पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का इंटू, इसको डिवाइड करूँगा, पहले क्या करूँगा, डिवाइड, इसका हाफ कर दूंगा। 20√3 का हाफ कितना हो जाएगा, 10√3, इसका कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। हाफ करेंगे पहले कितना करेंगे भैया, हम पहले हम हाफ करेंगे, फिर हाफ करने के बाद हमको क्या करना है, हाफ करने के बाद हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी तो हमने क्या करा, ये वाली डिस्टेंस हमारे को 20√3 दी हुई थी, है ना, ये 20√3 थी हमारी, हमने इसका हाफ करना है क्योंकि यहाँ 2 था, तो इसका हाफ कर दिया, तो हाफ कर दिया 10√3 हो गया। अब इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का, मतलब जब इस सवाल की बारी आएगी तो यहाँ जो भी डिस्टेंस होगी उसका हाफ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका हाफ करा, मैंने आपको बोला था देखो भाई सिचुएशन बेसिस ट्रिक चलेगी, तो ये सिचुएशन बदली है दोनों में, है ना, तो यहाँ पर ये अपन ने हाफ करा। अब इन दोनों का इंटू करूँगा, मतलब 10√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या होता है बेटा, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30 मीटर। अब इसकी पेड़ की हाइट कितनी निकली, इस वाले पेड़ की हाइट 30 मीटर। ये डायरेक्ट हो गया, प्रोसेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी मैंने अभी तक एक जगह भी प्रोसेस यूज़ नहीं करी है, सब ट्रिक बेसिस पे करे हैं दोनों सवाल। मैंने 2 सवाल लगाए हैं, दोनों ट्रिक बेसिस पे, और दोनों के इस पे बताएं आपको। अब आपको अगर मास्टरी बनाना है तो उसका एक ही तरीका है कि इस टाइप के बहुत सारे सवाल उठाएं और उसमें अपना दिमाग खपाएं, और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट वाली कंडीशन है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज फिर अपन मेरे से पूछ ही सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। ये √3 - 1 था, तो यहाँ अपन ने क्या करा था, यहाँ अपन ने इन दोनों का इंटू ही करा था। ठीक है, यहाँ अपन ने क्या करा, हाफ करा देन इंटू करा, ये चीज़ करी। ठीक है, अब आज एक और सवाल अपन लेते हैं, कोशिश करते हैं एक आधी सवाल और अपने को मिल जाए। ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या बोला है भैया उसने अपने को, एक नदी के किनारे पर एक आदमी खड़ा है। सपोज नदी के किनारे पर खड़ा है, कितने एंगल बोल रहा है वो, 60-30, मतलब यही वाला डायग्राम है। नदी के एक किनारे पे खड़ा हुआ है वो। ठीक है, ठीक भैया, नदी के एक किनारे पे खड़ा है, तो पेड़ से उसका वहाँ से कहीं से एक पॉइंट से उसने देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये सपोज हमारी रिवर है, ये नदी है, नदी के एक तट पे वो खड़ा है और एक दूसरे वाले बैंक पर, तट मतलब बैंक, तो ये नदी है, ये नदी के इस वाले तट पर वो खड़ा है ना, और इस वाले दूसरे वाले सिरे पर एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ से खड़े होकर जब वो देखता है पेड़ को तो एंगल 60 डिग्री का बनता है, और उसके बाद वो 36 मीटर पीछे हटता है, ये यहाँ ये पीछे हट जाता है। 36 मीटर जब वो पीछे हटता है ना भैया, ठीक है, 36 मीटर जब वो पीछे की ओर हटता है तो वो एंगल 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब नदी की चौड़ाई निकालिए, तो आपको ये वाली चौड़ाई निकालना है, ये वाली चौड़ाई निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे हम, ये वाली चौड़ाई, रिवर की विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है हमें, विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो डेफिनेट सी बात है, इसका हाफ करेंगे ना। देखो ये रेशो पे ध्यान दो, 1:2 है ना, जितना भी यहाँ का है उसका डबल, इधर से उधर का क्या डबल, तो उधर से इधर का क्या हाफ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल। रेशो क्या है 1:2, अगर यहाँ 10 है तो उसका डबल होगा ये 20, और अगर ये 20 है तो उसका हाफ होगा। तो अगर ये 36 है तो उसका हाफ होगा, तो हाफ होगा तो कितना होगा 18 मीटर। खत्म हो गई बात, आंसर आ गया 18 मीटर। बस
इतना सा काम है। देखो कितनी कितनी इजी बातें हैं, है ना। ये अब मैंने पहले क्या बताई थी, हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन करा था। अब मैंने किससे रिलेटेड करा, डिस्टेंस से रिलेटेड। अब मैंने डिस्टेंस निकलवाई, पहले मैंने हाइट निकलवाई थी। ध्यान हो आपको, इसके पहले वाले सवाल में मैंने हाइट की बात करी थी, ठीक है। अपन ने इंटू करा था, 30 मीटर हाइट आई थी। अब इस वाले में अपन ने क्या करा, इस वाले में अपन ने डिस्टेंस निकाली। तो अपन ने इस पूरे ये रेशियो पे 1:2 है, मतलब इधर जितना भी हो उसका डबल होगा, क्योंकि 2 गुना, और इधर से इधर जो आएगा तो हाफ होकर आएगा, उसका आधा 1 टाइम्स। तो ये जितना था उसका हाफ कर दिया, तो 18 मीटर। आंसर खत्म, सिंपल। इतना सा काम है भैया हमारा, इतना छोटा सा काम है हमारा जो हमको करना रहता है। अगर आप ये इसे ध्यान से देखें और समझें तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, और बहुत अच्छे समझ में आएगी। और मेरे को लगता है कि ये ट्रिक्स आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बस आपको प्रैक्टिस करना है भैया, आप सिर्फ आपको भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। अब ये तो डिस्टेंस से रिलेटेड बातें चल रही थी। कई बार ऐसा होता है कि वो डिस्टेंस दे दो और एंगल ही आपसे निकालने के लिए बोल दे, ऐसा भी तो पॉसिबल है। अरे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन हमेशा देखो, हमेशा जो जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आप अलग हटकर तो क्वेश्चन कर नहीं सकते, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, हाइट, डिस्टेंस और एंगल। तो अभी तक मैंने किस किस की बात करी, हाइट निकालने की या डिस्टेंस निकालने की बात करी। पर किसी एक के बच्चे के दिमाग में आया, बोले सर हाइट और डिस्टेंस दोनों दे दे और एंगल पूछ ले, तो फिर ये भी तो पॉसिबल है ना, कि एंगल निकालने के लिए भी तो बोल सकता है वो, हाइट एंड डिस्टेंस देने के बाद। आप हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में हाइट एंड डिस्टेंस ही निकालेंगे ऐसा थोड़ी ना, 3 चीज़ें, हाइट, डिस्टेंस और एंगल। तो हाइट और डिस्टेंस निकालना तो आप बता रहे हो, लेकिन कभी हाइट एंड डिस्टेंस ही गिवन कर दो और एंगल निकालने के लिए बोल दे, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसके लिए बात बदल जाएगी। अब एंगल से रिलेटेड बात शुरू हो गई, अब हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ हो गई, ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बात हो गई। एक अब हमारे एंगल से रिलेटेड बात हो जाएगी। तो एंगल से रिलेटेड जब बात हो जाएगी तब फिर हमारे को थोड़ा सा हमारा बेसिक नॉलेज अच्छा रखना जरूरी होगा, ठीक है। जैसे ये एक सवाल लिया मैंने, ठीक। ये सवाल मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, आप सुने, है ना। यहाँ पर अपन क्या निकालना सीख रहे हैं, एंगल क्या निकालना सीख रहे हैं। मैंने इसका आपको पूरे क्वेश्चन की एक लिस्ट भी पहुँचाई थी, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है अपना, फर्स्ट वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देखने पे बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। एंगल तो निकालना ही है ना, इसमें एंगल कितना बन रहा है वो तो निकालना ही है, तो क्वेश्चन ही है हमारा। तो क्या बोल रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री, व्हेन द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ ट्री, मतलब ये ट्री है और ये उसकी शेडो है, ठीक है। शेडो है मतलब छाया है, और ये हमारा ट्री है, ठीक है। ये ट्री हो गया और ये शेडो हो गई। तो लेंथ ऑफ शेडो से रिलेटेड बात बता रहा है वो हमें, क्या बोल रहा है कि शेडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री अपन ने एज्यूम कंसीडर कर ली, और ये जो है वो इसकी √3 टाइम्स है, तो वो √3h हो गई। अब आपके दिमाग में बच्चों को एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, जब भी ये टाइम्स वाले सवाल आते हैं ना, तो बोले सर इंटू किस में करें। तो आप जब भी सेंटेंस पढ़ते हो ना, तो सेंटेंस में जिसका नाम बाद में आता है ना, हमेशा उसमें इंटू करा करो, वो हिंदी में हो लिखा हुआ क्वेश्चन या इंग्लिश में लिखा हुआ हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जिस सेंटेंस में जिसका नाम बाद में आ रहा हो, तो आप गौर से देखिएगा। जब मैं सेंटेंस फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि बाद में किसका नाम आया, ठीक है। क्या बोला उसने, मैंने क्या बोला, जो जिसका नाम बाद में आ रहा हो उसमें इंटू करना है, ठीक है। तो क्या बोला, शेडो ऑफ अ ट्री, शेडो ऑफ अ ट्री, शेडो ऑफ अ ट्री, ये शेडो, शेडो जमीन पे बनेगी, अर्थ सरफेस पे बनेगी। शेडो ऑफ अ ट्री √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री मतलब ट्री की हाइट में इंटू करना है, जितने टाइम्स बोला, 5 टाइम्स तो 5 का और 10 टाइम्स तो 10 का, और अभी फिलहाल √3 टाइम्स का। तो इसका नाम बाद में आया ना, हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट में √3 का इंटू सेंटेंस में जिसका नाम बाद में आया। अब मेरे को तो निकालना एंगल है, मतलब मेरे को तो ये निकालना है, और मेरा चलता तो tan थीटा, क्योंकि ये P है और ये B है, तो मेरा tan थीटा इक्वल टू P/B, एंड व्हाट इज P? P इज H, एंड व्हाट इज B? √3/H, तो H से H कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और व्हाट इज 1/√3? 30 डिग्री। तो इस 1/√3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ, और ये tan थीटा हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू
30 डिग्री। ये निकला भैया मेरा एंगल। ये एंगल निकालने की बात हो गई। अभी तक मैं क्या बात कर रहा था? डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा था, हाइट निकालने की बात कर रहा था। अब मैंने किसकी बात करी? एंगल निकालने की बात करी। और वहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया जहाँ मेरे को ये और ये दोनों दिए हुए थे और एंगल मुझे निकालना था, ऐसा था। तो इस कंडीशन में सवाल इस तरीके से होता है। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, उन पे हमें बात करना पड़ेगी। कुछ जहाँ ट्रिक्स पॉसिबल थी वहाँ मैंने ट्रिक बताने की कोशिश करी आपको, ट्रिक बेसिस पे सवाल करें। आप हर चीज़ को एक अलग अलग सेक्शन बनाते जाएं कि इस टाइप का डायग्राम है तो उसमें क्या करना है, इस टाइप का डायग्राम है तो हमें क्या करना है। ये सारी चीज़ें हमारी, ठीक है।